हेलो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स बिगिन विद दी लेक्चर नंबर 6 ऑफ बूस्टर बैच। वी विल टुडे टेक अप चैप्टर नंबर 2, यूनिट नंबर 5, that is your cash book. Again, you find this topic coming in the paper quite a number of times. Especially they target for triple column cash book, or sometimes they go for double column cash book. If you go through RTPs, MTPs and all these, you find more of triple column cash book, more of triple column. चलो, तो पहले हम कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, थ्योरी को समझते हैं। है बहुत सिंपल चैप्टर, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसी चीजें हैं जहां पे बच्चे अटकते हैं। दे गेट कंफ्यूज्ड इन फ्यू ऑफ द पॉइंट्स, तो वी विल टारगेट दोज पॉइंट्स वेरी केयरफुली। चलो, सबसे पहले व्हाट इज कैश बुक? See, cash book is made for cash as well as bank transactions. Basically, we record the collections and payments. पैसा आया, पैसा गया. That money may have come in the form of cash or in the form of or through bank. और जब भी मैं बैंक ट्रांजेक्शन्स की बात करता हूं, तो बैंक ट्रांजेक्शन्स में आजकल क्या क्या आता है? अभी ये लोग दे विल टारगेट अस। बैंक ट्रांजेक्शन्स में क्या क्या आता है? बैंक ट्रांजेक्शन्स में आता है चेक या डिमांड ड्राफ्ट। और क्या आता है बैंक ट्रांजेक्शन्स में? एटीएम। आप एटीएम के थ्रू पैसा विड्रॉ करते हैं, जमा भी करते हैं एटीएम में आजकल। देन यू हैव जीपे, यू और एनी अदर यूपीआई कलेक्शन और पेमेंट। आपका यूपीआई कलेक्शन पेमेंट, यू मे यूज फोन पे, यू मे यूज भारत पे, यू मे यूज जीपे, बीम ऐप। देयर आर मेनी एप्लीकेशंस फॉर यूपीआई पेमेंट्स। ठीक है, सो दैट इज अगेन योर बैंक ट्रांजेक्शन। वेरी मच कॉमन इज नेट बैंकिंग। यहां पे आप क्या करते हैं? आप अपने अकाउंट में लॉगिन करते हैं, बैंक के अपने अकाउंट में लॉगिन करते हैं पासवर्ड के साथ, और आप पेमेंट्स कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पेमेंट्स कर सकते हैं। तो ये आपके बहुत सारे मोड्स हैं जिसके थ्रू आप, इवन वन मोर मोड इज देयर। व्हाट इज दैट? क्रेडिट कार्ड बैंक से पैसा नहीं कटता। क्रेडिट कार्ड में आपको क्रेडिट मिलता है। मतलब आज आप परचेज करेंगे कुछ भी, तो आप पेमेंट जो करेंगे वो आप नहीं करेंगे, बैंक विल मेक द पेमेंट, और बैंक आपको ड्यू डेट पे पैसा वसूल करेगा। समझा कि नहीं? बट क्रेडिट कार्ड इज नॉट पेड थ्रू बैंक, इट इज पेड बाय द बैंक गिविंग यू क्रेडिट। मतलब आपके अकाउंट में पैसा नहीं होता तो भी आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है ना? सो डेबिट कार्ड का पैसा सीधा बैंक से कटता है अपना। फाइन। अच्छा, हमारे कैश बुक में 4 टाइप्स के कैश बुक हम बनाते हैं। व्हाट आर दोज 4 टाइप्स ऑफ कैश बुक फ्रेंड्स? नंबर 1, सिंपल कैश बुक, जिसमें कैश ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं। इजीएस्ट एंड द बेस्ट, सिंपलेस्ट। आज हम ये कंप्लीट करेंगे। डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम में 2 अमाउंट के कॉलम बनते हैं। 2 अमाउंट के कॉलम कौन से? ऑप्शन 1 कैश प्लस बैंक, ऑप्शन 2 कैश प्लस डिस्काउंट। हम आज कैश प्लस डिस्काउंट वाला डबल कॉलम कैश बुक भी आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है? प्रॉब्लम में आपको पेपर में दिया होगा कि आपको डबल कॉलम में कौन से कॉलम्स चाहिए। ठीक है, डबल कॉलम में कौन से? कैश प्लस डिस्काउंट इज वेरी इजी। कैश प्लस बैंक, जहां पे कैश और बैंक दोनों कॉलम एक साथ आ गए बाजू बाजू में, वहां पे आपको डबल केयरफुल होना पड़ेगा। उसकी कुछ स्पेशल अकाउंटिंग एंट्रीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्रीज, वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है? और ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ये काफी इंस्टीट्यूट का फेवरेट है। कैश कॉलम, बैंक कॉलम प्लस डिस्काउंट कॉलम। एट द सेम टाइम पेटी कैश बुक हम बनाते हैं। दिस इज मेड फॉर स्मॉल डे टू डे एक्सपेंसेस। छोटे छोटे खर्चे जो हम डे टू डे बेसिस पे करते हैं, उसके लिए हम पेटी कैश बुक, छोटा कैश बुक बनाते हैं।
छोटे खर्चों के लिए। उसका बेस्ट एग्जांपल आपको मैंने बताया था कि जैसे मैं अभी क्लास में बैठा हूं, लेक्चर में हूं, एंड आई विल कंटिन्यू टू रिमेन इन लेक्चर, ये बीच में ब्रेक है, आई विल कंटिन्यू टू रिमेन इन लेक्चर टिल 1:30 नॉन स्टॉप। तो इसके बीच में अगर कोई पैसा लेने आता है, चाय वाला पैसा लेने आता है, कोई जेरोक्स वाला पैसा लेने आता है, कोई छोटा मोटा और सामान चाहिए, स्टेशनरी चाहिए, उसका पेमेंट करना है, तो वो मैं पेमेंट बैठ के करूंगा तो फिर मेरे को बार बार क्लास में से डिस्टर्ब करके बुलाया जाएगा, और अगर मुझे बार बार क्लास में से डिस्टर्ब करके बुलाया जाएगा तो मैं लेक्चर कैसे लूंगा। तो फॉर दैट हम क्या करते हैं, पीटी कैश बुक बनाते हैं, और वो कौन हैंडल करता है, स्टाफ हैंडल करता है। तो मैंने उनको अथॉरिटी देके रखा है, भाई ये लिमिट तक कोई भी खर्चा आप करते हैं, ये खर्चे हैं 8-10 खर्चे हैं, ये लिमिट तक आप बिना पूछे कर जाओ, ठीक है ना। फिर आप मुझे मंथली रिपोर्टिंग करना। तो वो पेटी कैश बुक है, मेन कैश बुक मैं संभालूंगा बड़े पेमेंट्स के लिए, पेटी कैश बुक मैडम विल हैंडल फॉर स्मॉल एक्सपेंसेस। समझा कि नहीं? हाँ, तो मैं सबसे पहले I would like to start with simple cash book। अब ध्यान करना, कलेक्शंस और पेमेंट्स, हमारा कैश बुक का फॉर्मेट आप ध्यान देंगे, कैश बुक का फॉर्मेट। अच्छा, कैश बुक जर्नल है कि लेजर है? कैश बुक दोनों है, मतलब कैश बुक में जर्नल अलग नहीं होता, लेजर अलग नहीं होता। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जिसको हम कैश बुक बोलते हैं वही कैश अकाउंट होता है। मतलब मैं कैश अकाउंट बोलूं या कैश बुक बोलूं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। इज द आइडिया क्लियर? मैं बैंक अकाउंट बोलूं, कैश बुक बोलूं, दोनों में फर्क नहीं है, ठीक है ना? फाइन। तो इसका जो लेजर पोस्टिंग होता है, जो हमने लास्ट लेक्चर में लेजर पोस्टिंग्स खत्म किए, कैश बुक का लेजर पोस्टिंग कैसे होता है? देखो, कैश बुक पहले एक जर्नल जैसा काम करता है, तो कैश बुक इटसेल्फ इज कैश अकाउंट। तो कैश की एंट्री ही कैश की पोस्टिंग है, कैश की एंट्री ही कैश की पोस्टिंग है। बाकी जो दूसरा अकाउंट यूज करेंगे उसमें पोस्टिंग करना पड़ेगा। डेटर्स अकाउंट यूज करेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट यूज करेंगे, एक्सपेंस अकाउंट यूज करेंगे, उसमें पोस्टिंग करना पड़ेगा अपने को। क्लियर? अब ये हम छोटा सा क्वेश्चन उठा लेते हैं। उम्मीद है आपके पास मॉड्यूल है। मॉड्यूल में ये कौन सा क्वेश्चन है? यस, 1। तो लेट्स डू इट। आपका फॉर्मेट अगर आप बना लेते हैं तो मैं 1 मिनट वेट करता हूं। चलिए, आई होप सो फॉर्मेट इज रेडी। लेट्स बिगिन विद द आंसर। चलिए, सबसे पहले कैश इन हैंड। आप याद रखिएगा, आपका जो सिंपल कैश बुक में कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो कैश का जो बैलेंस होता है वो या तो डेबिट होता है या नो बैलेंस होता है। कैश कैन नॉट हैव नेगेटिव बैलेंस। बैंक कैन हैव नेगेटिव बैलेंस, बैंक ओडी बोलते हैं जिसको, बट कैश में नेगेटिव कैश नहीं हो सकता है। आई कैन नॉट हैव -10 रुपीज विथ मी, कैन आई हैव? नो, आइदर आई विल हैव +10 और 0। So cash will have always will have debit balance और no balance। तो यहां पे आपका जो कैश इन हैंड है वो डेबिट बैलेंस दिखाएंगे 1200 रुपया 1st of Jan to बैलेंस ब्रॉट डाउन 1200 रुपया। अच्छा, उसके बाद हमारा रिसीव्ड फ्रॉम राम कलेक्शन है, तो डेबिट साइड इज कलेक्शन साइड। तो हम कौन सी डेट है भाई, 5th Jan को 300 रुपया राम से मिला, तो क्या लिखेंगे 5th Jan कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। देखो पैसा आया तो डेबिट साइड, पैसा गया तो क्रेडिट साइड। कितना राम ने दिया हमें 300 रुपया।
आइडियली आप जब 11th कॉमर्स का टेक्स्ट बुक उठाएंगे, उसमें आप कैश बुक देखेंगे तो आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज दिखेगी, आपको नरेशंस भी दिखेंगे, क्योंकि ये खुद ही जर्नल भी है ना, तो जर्नल है तो नरेशंस तो आने चाहिए। लेकिन हमारे सीए फाउंडेशन के मॉड्यूल में नरेशंस नहीं लिखे हुए हैं, नहीं लिखे हुए तो हम भी नहीं लिखेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है ना। अदरवाइज नरेशंस लिखे जाते हैं। क्लियर? ओके। 5th ऑफ जैन के बाद रेंट 7 तारीख को पे किया 30 रुपया, तो ये कलेक्शन में आएगा कि पेमेंट में आएगा? पेमेंट में आएगा। 7th ऑफ जैन बाय क्या पे किया? रेंट, बाय रेंट अकाउंट 30 रुपीज, बाय रेंट अकाउंट 30 रुपीज। 8th ऑफ जैन सोल्ड गुड्स फॉर कैश 300, सेल किया मतलब पैसा आया, तो क्या लिखेंगे? टू सेल्स। कितना? 300 रुपए। बहुत बढ़िया, वेरी इजी। नाउ पेड टू श्याम, 700 रुपया शाम को दिया 10 तारीख, पेमेंट मतलब क्रेडिट साइड आएगा, बाय शाम्स अकाउंट 700। Sham must be our creditor, so we paid him 700 rupees. Purchased furniture, 27 को फर्नीचर परचेज किया, तो पेमेंट होगा ये भी, तो हमारे 27 तारीख की एंट्री आएगी आपकी। बाय क्या लिखूंगा? क्या परचेज किया? फर्नीचर, तो बाय फर्नीचर अकाउंट। कितने में परचेज किया बच्चों? 200 रुपए में। फाइन, सो फर्नीचर भी परचेज हो गया हमारा, ऑल वेल। उसके बाद 31st को पेड सैलरीज, पगार दिया हमने 100 रुपया, तो दिया मतलब पेमेंट, तो पेमेंट साइड आएगा बाय सैलरीज। कितना दिया? 100 रुपया, बाय सैलरीज अकाउंट। रेंट ड्यू नॉट येट पेड फॉर जैन, ये किधर आएगा? कौन से साइड आएगा? ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? नॉन कैश ट्रांजैक्शन है ये। नॉन कैश क्यों बोलेंगे इसको? ये आउटस्टैंडिंग क्या है? रेंट है। अच्छा, आप बता सकते हैं ये किधर रिकॉर्ड होएगा? एक्सीलेंट, ये किधर रिकॉर्ड होगा? जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड किया। तो हमारा कैश बुक का पोस्टिंग क्या हो गया बच्चों? कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब हम इसको क्लोज करेंगे, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। प्लीज दोनों साइड का टोटल करिए। 12, 3, 15, 3, 1800। खर्चा पेमेंट कितना किया? 1030 रुपया, तो 770। आया 770, देखो क्लियर। तो ये आपका प्रॉब्लम 1 कंप्लीट हो गया। बहुत ही सिंपल, इजी एंड सिंपलेस्ट इजीएस्ट कैश बुक बनाया हम लोगों ने। खाली कैश ट्रांजैक्शंस हैं, कैश आया कैश गया। लेकिन मजा तभी आएगा जब हम कौन सा कैश बुक बनाएंगे? डबल एंड ट्रिपल कॉलम। अब हम पहले डबल कॉलम को टारगेट करेंगे। होप सो सबका हो गया। अच्छा, डबल कॉलम कैश बुक में डेबिट साइड, सॉरी दोनों साइड, पहला कॉलम क्या बनता है? कैश कॉलम।
क्या बनता है? कैश कॉलम बनता है। और दूसरा कॉलम कौन सा बनता है? डिस्काउंट कॉलम। अब एक बात और समझना, डिस्काउंट कॉलम डेबिट साइड भी बनता है, क्रेडिट साइड भी बनता है। जो डेबिट साइड डिस्काउंट कॉलम बनता है वो होता है डिस्काउंट अलाउड। अलाउड मतलब लॉस, लॉस मतलब डेबिट। और जो क्रेडिट साइड डिस्काउंट कॉलम बनता है वो है डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड मतलब इनकम, इनकम मतलब नॉमिनल का रूल लगाया तो क्रेडिट होता है। बहुत सिंपल। एक और चीज आप ध्यान करेंगे, ये आपने जो कैश बुक बनाया, ये आपने बैलेंसिंग फिगर निकाला। बैलेंसिंग फिगर निकालने को बोलते हैं बैलेंसिंग करना। क्या करना? बैलेंसिंग करना। आप कैश बुक को बैलेंस करते हैं, कैश कॉलम को बैलेंस करते हैं। कैसे बैलेंस करते हैं? आपका डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल डिफरेंस निकालते हैं, और जो डिफरेंस है बैलेंस कैरिड डाउन होता है। बट याद रखना, डिस्काउंट कॉलम को कभी भी बैलेंस नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डेबिट साइड डिस्काउंट है वो डिस्काउंट अलाउड है, जो क्रेडिट साइड डिस्काउंट है वो डिस्काउंट रिसीव्ड है। दो अलग अलग अकाउंट्स हैं, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड अपना लॉस है, डिस्काउंट रिसीव्ड अपना इनकम है। तो क्या डिफरेंस नहीं निकाल सकते? नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। देखो आपके पास यहां पे मैंने दो ऑप्शंस दिए हैं। पहला ऑप्शन में डिस्काउंट अलग, लॉस अलग से पीएनएल में डेबिट किया है, दोनों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं, फाइनल अकाउंट्स में। तो डिस्काउंट रिसीव्ड है 15,000, डिस्काउंट अलाउड है 20,000। तो वो 20,000 डेबिट किया अलग से, 15,000 क्रेडिट किया अलग से। लेकिन एक अकाउंटेंट क्या बोलता है, दोनों डिस्काउंट है, एक दिया एक लिया, दोनों को नेट ऑफ करो। नेट ऑफ करके आप नेट डिस्काउंट 20 दिया 15 मिला तो नेट 5 का लॉस हुआ। देखो 20 का लॉस 15 का इनकम, तो नेट 5 का लॉस, तो नेट 5 का लॉस पीएनएल में डेबिट करो। आपको यह बताना है इन दोनों में से कौन सा वाला प्रेजेंटेशन लॉजिकली राइट है, कौन सा वाला प्रेजेंटेशन लॉजिकली राइट है। दोनों को अलग अलग दिखाना है, डेबिट साइड अलाउड, क्रेडिट साइड रिसीव्ड, की दोनों को नेट ऑफ करना चाहिए। लॉजिकली राइट क्या है? हम क्या करते आ रहे हैं 11 से? हम 11 से फर्स्ट मेथड फॉलो करते हैं, सेकंड मेथड अलाउड नहीं है। क्लियर टू एवरीवन? इसीलिए हम बैलेंस नहीं करते, क्योंकि हमें डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड को नेट ऑफ नहीं करना है। अलाउड को अलग दिखाना है, रिसीव्ड को अलग दिखाना है। तो क्या करते हैं? हम देखो, ये आपका डिस्काउंट कॉलम है, डिस्काउंट अलाउड कॉलम का टोटल निकालते हैं अलग से, रिसीव्ड का टोटल निकालते हैं अलग से, दोनों को बैलेंस नहीं करते। तो क्या करते हैं, जो अलाउड का टोटल है, बात को आप समझना बच्चों, जो अलाउड का टोटल है, जो अलाउड का टोटल है, यहां से उठा के हम क्या करते हैं, ट्रांसफर टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। हम पूरा का अलाउड का टोटल उठा के डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में डेबिट मार देते हैं, और जो क्रेडिट का टोटल है उसको उठा के हम डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। टोटल मतलब मंथली टोटल। अगर आप कैश बुक को 15-15 दिन में बैलेंस करते हैं तो 15-15 दिन का टोटल, आप वीकली करते हैं तो वीकली टोटल, मंथली करते हैं तो मंथली टोटल। जब भी आप कैश बुक को बैलेंस करेंगे तो कैश कॉलम को बैलेंस करेंगे, लेकिन डिस्काउंट कॉलम का खाली टोटल्स करेंगे, और डेबिट वाला टोटल अलाउड डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में जाएगा पोस्टिंग, और डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम का टोटल डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में जाएगा क्रेडिट साइड। समझा कि नहीं? चलो हम एक काम करते हैं, हम एक सम उठा के इन चीजों को एक्चुअली माइन्यूटली समझने की कोशिश करते हैं। आप उसके लिए
अगला सम स्टार्ट करने के लिए आप उसका फॉर्मेट बनाएंगे। आपको फॉर्मेट बनाने को 5 मिनट देता हूं। जस्ट मेक द फॉर्मेट ऑफ डबल कॉलम कैश बुक। बस वही फॉर्मेट में अमाउंट का एक एक्स्ट्रा कॉलम जोड़ देंगे और कुछ भी नहीं। अमाउंट का एक एक्स्ट्रा कॉलम जोड़ देंगे। ये मॉड्यूल का सम है आपका, तो यू जस्ट ओपन द क्वेश्चन एज वेल फ्रॉम द मॉड्यूल। चलिए, हमारा गणेश कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2017 विथ 2000 एज कैपिटल। तो ये एक नया बिजनेस है। नया बिजनेस का जब आप बात सुनते हैं तो पहला पॉइंट दिमाग में क्या आता है? वेरी गुड, क्या? ओपनिंग? नहीं, हम लोग क्या बना रहे हैं अभी, उसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है आपको। जब भी मैं आपको बोलता हूं नया बिजनेस स्टार्ट करें, तो आपके दिमाग में पहली पॉइंट क्या आएगी? The first point in your brain is that there is no opening balance. Opening balance न्यू बिजनेस का कैसे होगा? तो इस पर्टिकुलर कैश बुक में ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। इट्स अ न्यू बिजनेस एंड वी हैव इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। वी हैव इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। अच्छा, 2000 रुपया कैपिटल लेके आए और बिजनेस स्टार्ट किया इन्होंने, बहुत अच्छी बात है। लेट्स मूव। इन्होंने फर्नीचर परचेज किया। अच्छा, ये बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं, एक एक करके उठा लेते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल की क्या एंट्री पास करेंगे और क्या डेट है? 1 अप्रैल 2017। हाँ, कलेक्शन साइड आएगा ये। इट विल कम ऑन द कलेक्शन साइड। क्या लिखेंगे? टू कैपिटल अकाउंट। एक मिनट, हाँ, टू कैपिटल अकाउंट। कितना? कैश कॉलम में लिखूंगा, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद है अप्रैल 1 परचेज फर्नीचर एंड पेड कैश। कलेक्शन है कि पेमेंट है? पेमेंट। बाय क्या लिखूंगा? बाय फर्नीचर अकाउंट, कैश कॉलम में। डिस्काउंट कॉलम बहुत कम यूज होने वाला है, सिलेक्टेड 2-3 ट्रांजैक्शंस में ही यूज होने वाला है। बाकी तो सिंपल कैश बुक जैसा ही सिंपल इजी प्रॉब्लम है। परचेज गुड्स 2 अप्रैल को 500, तो ये कैश परचेज मानेंगे। 2 अप्रैल को पेमेंट कर देंगे बाय परचेसेस। कितना अमाउंट है? 500 रुपीज, ठीक है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 950, तो पैसा आएगा टू सेल्स अकाउंट 950 रुपीज। पेड कैश टू राम मोहन, पे किया बच्चों, पेमेंट साइड आएगा। अच्छा, लेकिन राम मोहन का ट्रांजैक्शन को आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि राम मोहन का जो ट्रांजैक्शन है उसमें 2 चीजें हैं। हमने उसको 560 रुपया पे किया, प्लस उसने 10 रुपए का डिस्काउंट अलाउड किया, हमको अलाउ किया, मतलब हमारे लिए क्या होगा वो? डिस्काउंट रिसीव। ही अलाउड टू अस, मतलब फॉर अस इट वुड बी डिस्काउंट रिसीव। अब ध्यान देना, इसको हम पोस्ट कैसे करेंगे? राम मोहन। अच्छा, राम मोहन की बात करते हैं तो पेमेंट साइड लिखेंगे बाय राम मोहन। 560 पे किया और 10 का डिस्काउंट मिला। बहुत इजी है। बोला सर जर्नल एंट्री मेथड से नहीं जाएंगे? जर्नल एंट्री पास करो, कोई दिक्कत नहीं है इसका। व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? यस, राम मोहन अकाउंट डेबिट
टू कैश 560, डिस्काउंट रिसीव 10, टोटल 570। राम मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, 560 कैश दिया, 10 का डिस्काउंट, मतलब 570 का सेटलमेंट हो गया। 570 का सेटलमेंट के सामने 560 दिया और 10 रुपया डिस्काउंट करके नहीं देंगे हम। चलो बहुत बढ़िया, ये हो गया हमारा राम मोहन का डिस्काउंट के साथ अकाउंटिंग। तो ये अपना डिस्काउंट वाला आ गया। अच्छा, अप्रैल 6 को वापस अच्छी ट्रांजैक्शन है। देखो, जब भी कस्टमर से पैसा आएगा या क्रेडिटर को पैसा देंगे ना, तो डिस्काउंट साथ में आएगा। अभी हमको कृष्णा एंड कंपनी से कैश मिला और हमने उसको डिस्काउंट दिया 20 रुपए का, तो कलेक्शन के साथ डिस्काउंट अलाउड होता है, पेमेंट के साथ डिस्काउंट रिसीव, और कॉलम भी वैसे ही बनाए गए हैं, लॉजिकल। कलेक्शन डेबिट साइड है, डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट साइड है, पेमेंट क्रेडिट साइड, तो डिस्काउंट रिसीव्ड भी क्रेडिट। अब कृष्णा एंड कंपनी से 6 अप्रैल को पैसा आया 600 रुपया। इसको हमने कितना डिस्काउंट दे रहा? 20 रुपीज। बहुत सिंपल। अब इसकी एंट्री पास करना चाहेंगे तो इसकी भी एंट्री पास कर सकते हैं। If you just want to understand and pass the entry, I will just make it. Cash account debit 600, discount allowed account debit to Krishna. तो कैश में डेबिट किया, डिस्काउंट में डेबिट किया टू कृष्णा। आप देखो, हमने वही किया यहां पे, कैश में डेबिट किया, डिस्काउंट में डेबिट किया टू कृष्णा, डायरेक्ट पोस्टिंग किया। डायरेक्ट पोस्टिंग ही एंट्री भी होती है यहां पे। बहुत आसानी से इजीली हो गया ये हमारा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 7 पेड फॉर पेटी एक्सपेंसेस, ये हमारा क्या है बच्चों? पेमेंट है। क्या अप्रैल था? बाय पेटी एक्सपेंसेस अकाउंट 15 रुपया। जरूरी नहीं कि हर बिजनेस पेटी कैश बुक बनाता है, कोई कोई बिजनेस पेटी कैश बुक नहीं भी बनाता है, एक ही कैश बुक बनाता है, उसमें ही पेटी एक्सपेंसेस पे करता है। ठीक है ना? कैश परचेसेस 150 8 अप्रैल, तो ये क्या है हमारा बच्चों? पेमेंट। क्या लिखूंगा? बाय परचेसेस कितना? सॉरी 150 रुपीज। $150। ठीक है। फाइन। इसके बाद हमारा पेड फॉर लेबर 1000 पेमेंट है। ये 13 अप्रैल को 1000 पे किया। बाय क्या लिखूं? लेबर थोड़ी लिखते, अरे वेजेस लिखेंगे ना बच्चों। ओके, लास्ट ट्रांजैक्शन में 2 पॉइंट साथ में है वापस। पेड अली एंड सन्स 400, दे अलाउड डिस्काउंट 8। तो ये पेमेंट विद डिस्काउंट रिसीव्ड है, तो कौन सी साइड आएगा? क्रेडिट साइड आएगा। क्या लिखेंगे? बाय अली एंड सन्स। कितना पेमेंट किया बच्चों? और डिस्काउंट कितना मिला?
8 रुपए। आई थिंक ऑल ट्रांजेक्शंस ओवर। अब क्या करेंगे, बैलेंसिंग ऑफ कैश कॉलम। तो अब कैश कॉलम का बैलेंसिंग करो बच्चों। डेट नहीं मालूम है कौन सी डेट को करना है, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज अप्रैल पूरे महीने का ट्रांजेक्शन है, मतलब 30 अप्रैल को क्लोज करेंगे, मतलब 13 अप्रैल से 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ना कैश आया ना कैश गया। ठीक है, फाइन। तो आप बताओ बैलेंस कितना आ रहा है, 670। तो कैश कॉलम को बैलेंस कर दिया, बट डिस्काउंट कॉलम को बैलेंस नहीं करेंगे। डिस्काउंट कॉलम का जो डेबिट साइड का टोटल है वो अलग करेंगे, क्रेडिट का टोटल अलग। डेबिट का टोटल है 20 रुपया, क्रेडिट का टोटल है 18। अब ये 20 और 18 का क्या करेंगे, ट्रांसफर किधर करेंगे, ये मैंने लेजर बना दिया है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में क्या लिखे, नहीं, टू क्या सन्ड्रीज एज पर कैश बुक। कितना अलाउड है बच्चों, 20। और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में कैसे लिखेंगे, अप्रैल 30 को बाय क्या, एज पर कितना, 18। तो ये आपका क्या हो गया, कैशबुक बनाया, साथ में डिस्काउंट का लेजर बना के दिया कि कैसे कैशबुक से डिस्काउंट अकाउंट में लेजर पोस्टिंग होता है। क्लियर टू अंडरस्टैंड, इजी टू अंडरस्टैंड। तो यहां पे हमारा एक और सम कंप्लीट होता है मॉड्यूल का। आई तुम वेरी सिंपल, वेरी इजी। दोस्तों हम हमारे कैशबुक के अब तीसरे पड़ाव में आते हैं। हम तीसरे पड़ाव में आते हैं। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज क्या स्टार्ट करेंगे, ट्रिपल कॉलम कैशबुक चालू करेंगे। थोड़ा बहुत जो आपको दिक्कत आता होगा वो ट्रिपल कॉलम में ही आता होगा। ये तो इजी ही जा रहा है, ये तो बहुत इजी होता है। ट्रिपल कॉलम में भी दिक्कत आता है, डबल कॉलम में भी आ सकता है। अगर डबल कॉलम में कैश और बैंक है तो ट्रिपल कॉलम कैशबुक में कैश भी आता है, बैंक भी आता है और डिस्काउंट कॉलम भी आता है। और जैसे ही बैंक आ गया, अब बहुत सारे छोटे छोटे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और एंट्रीज को पहले समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, एटलीस्ट सब एंट्रीज समझ लेंगे बैंक की, फिर हम अकॉर्डिंग टू टाइम कैशबुक की फॉर्मेट बना के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। अच्छा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस हेडिंग लिखा हुआ है जिसकी अकाउंटिंग एंट्री आप बताएंगे और हम डिस्कस करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन ध्यान देना, चेक्स कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डे। चेक आया, आज के आज ही जमा कर दिया हम लोगों ने, तो क्या एंट्री पास करेंगे बच्चों, यस, क्योंकि चेक आज के आज बैंक में चला गया, हम डायरेक्टली बैंक अकाउंट में डेबिट मार देंगे, तो क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू हु इज द गिवर, डेटर्स। बहुत सिंपल। लेकिन कई बार बच्चों क्या होता है, अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री की बात करेंगे। कई बार बच्चों क्या होता है, आप चेक जो लेते हैं पोस्ट डेटेड चेक लेते हैं,
या आज आपको चेक मिला, आज बैंक बंद है तो आज तो जमा करेंगे नहीं बैंक में, लेकिन हमारा दुकान बंद नहीं था तो चेक तो आया हमारे पास। बैंक बंद है, दुकान बंद नहीं है, तो दुकान पे कस्टमर ने चेक दे दिया हमको, लेकिन हम जमा तो बैंक में आज करेंगे नहीं। तो ऐसे चेक्स जो सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं होते, उनकी अकाउंटिंग थोड़ी अलग होती है। इसका एक थॉट प्रोसेस आप खाली ध्यान में रखना, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा समझना, ध्यान देना। एक चेक आया 5 अप्रैल को 10,000 का, जिसको हमने जमा किया कभी 7 अप्रैल को। 2 दिन का गैप है। कितने का चेक आया? 10,000 का। तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि 10,000 का चेक नहीं, 10,000 का कैश, 10,000 का नोट आया। 10,000 का, वैसे 10,000 का नोट तो होता नहीं, तो चेक को ही 10,000 का नोट मानेंगे, हम कैश मानेंगे। तो पहले चेक्स को कैश मानेंगे। तो क्या एंट्री पास करेंगे? क्या मिला हमें? कैश मिला। 10,000 का नोट मिला, तो क्या एंट्री पास करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। कितना? 10,000। हम बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? 10,000 का क्या मिला? नोट मिला। अच्छा, अब 7 अप्रैल को हमने बैंक में जमा कर दिया नोट, हम चेक जमा कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, तो हम क्या बोलेंगे? क्या जमा किया? कैश जमा किया। वो 10,000 का नोट जमा किया, 10,000 का नोट। अब वो चेक नहीं, उसको क्या मान रहे हैं हम? कैश नोट मान रहे हैं 10,000 का। तो वो 10,000 का नोट आपने बैंक में जमा किया, तो क्या एंट्री पास करेंगे? कैश बैंक में जमा किया। वेरी गुड। आप क्या एंट्री पास करेंगे बच्चों? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और जब भी आप कैश और बैंक के बीच में एंट्री पास करते हैं, तो आप एक ऐसी एंट्री को एक नाम देते हैं। हाँ, क्या नाम देते हैं? एक मिनट। हाँ, क्या बोलते हैं हम ऐसे एंट्री को? कॉन्ट्रा एंट्री। अल्टीमेट एंट्री क्या होता है? अगर आप अल्टीमेट एंट्री की बात करेंगे, कैश टू डेटर्स, बैंक टू कैश, इस दोनों को मर्ज कर दो तो क्या होगा? कैश और कैश आपस में सेट ऑफ हो जाएगा। नेट एंट्री क्या होगा? बैंक टू डेटर्स। वही एंट्री जो आपने ऊपर पास किया है, वही एंट्री होगा, बैंक टू डेटर्स। लेकिन क्योंकि आपने कैश चेक दूसरी डेट को जमा किया बैंक में, जिस दिन मिला उस दिन जमा नहीं किया, तो ये एक प्रोसेस बनाया गया है। ये एक प्रोसेस बनाया गया है। जब मैं छोटा था, अपने फादर के बिजनेस में था, तब मेरे फादर ऐसा करते थे, तो मैं कंफ्यूज होता था। चेक आया ना तो कैश कॉलम में डाल देते। मैं बोला पापा कैश आया थोड़ी है, चेक आया है। बोला बेटा आया है चेक, लेकिन जमा थोड़ी किया है बैंक में। फिर अगले दिन चेक डिपॉजिट करते थे, तो फिर वो कैश में पेमेंट दिखाते थे, चेक गया बैंक में। बोला देख दोनों साइड आया, सेट ऑफ हो गया ना। कैश कॉलम में रिसिप्ट दिखाएंगे जिस दिन चेक मिला, और जिस दिन जमा किया बैंक में उस दिन पेमेंट दिखाएंगे। तो कैश कॉलम में सेट ऑफ हो गया वो, और फिर बैंक का अलग से बुक बनाते थे, उसमें डाल देते थे जिस दिन जमा किया। तो मैं को समझता नहीं था यार ये क्या है, समझ रहे कि नहीं? अभी भी मैं आपको बता दूं, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो खाली बीकॉम करते हैं उनको ये नहीं मालूम होती हैं चीजें, उनको ये समझता ही नहीं है।
अंडरस्टूड? क्योंकि 11th कॉमर्स में इतना सीरियसली लिया नहीं जाता और बाद में ये टॉपिक है ही नहीं। तो ये चीजें है ना बेसिकली कॉमर्स में सिखाई नहीं जाती हैं, सीखी नहीं जाती हैं, क्योंकि ये उतना डेप्थ में कॉमर्स में है ही नहीं। तो मैं तो कॉमर्स पढ़ता था, मैं थोड़ी सीए पढ़ता था, मैं तो बीकॉम के बाद सीए स्टार्ट किया हूं, टीवाई बीकॉम के बाद सीए स्टार्ट किया हूं। तो उसके बाद जाके पता चला अच्छा ऐसा होता है। अच्छा मेरे जो पापा ने बताया था, जिनको जो पढ़े लिखे नहीं है, जो मेरे पापा ने बताया था वो एक्चुअली अकाउंट्स में होता है। तब तक तो मैं आर्ग्यूमेंट करता था, ऐसा कैसे ऐसा कैसे, यूज्ड टू डू आर्ग्यूमेंट, ऐसा राइट नहीं है, ऐसा ठीक नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और एंट्रीज की बात करते हैं। व्हाट इज द टाइम नाउ? 9:03। इनफ टाइम वी हैव, नो वरीज। हम बात करते हैं चेक डिसऑनर होने की बात करते हैं, ठीक है। चेक डिसऑनर होने का क्या एंट्री पास करते हैं? देखो चेक डिसऑनर होने का एंट्री कैसे पास होता है? चेक आने की एंट्री को उल्टा करने का। चेक आने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो एंट्री क्या पास होगी? उल्टी कर दो, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। इट्स अ रिवर्सल ऑफ कलेक्शन एंट्री। मैंने लिखा है बाजू में रिवर्सल ऑफ कलेक्शन एंट्री। तो हम कौन सा एंट्री पास करेंगे इसका बच्चों? डेटर्स या दैट पार्टी, जिस पार्टी का चेक बाउंस हुआ, तो डेटर ही होता है ना वो, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। डेटर के अलावा कौन चेक देगा हमें? समझा क्या? फाइन। अच्छा, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश बैंक में जमा किया, क्या एंट्री पास करेंगे? अभी अभी आपने बताया कॉन्ट्रा एंट्री। इसको कॉन्ट्रा क्यों बोलते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू, इसको कॉन्ट्रा क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोनों इफेक्ट कैश बुक में आते हैं, तो सेट ऑफ हो जाता है। कैश बुक में एक इफेक्ट कैश कॉलम में आता है, एक इफेक्ट बैंक कॉलम में आता है। मतलब इसका कोई कैश बुक के बाहर पोस्टिंग ही नहीं होता है। डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट दोनों क्या हो जाता है? कैश बुक के अंदर ही है। इसको इसलिए क्या बोलते हैं? स्पेशल नाम दिया है कॉन्ट्रा। अंडरस्टूड? ये एंट्री की वजह से हमारा ओवरऑल कैश एंड बैंक बैलेंस ना बढ़ता है ना गिरता है। ओवरऑल कैश एंड बैंक कंबाइंड। ये एंट्री की वजह से, ये ट्रांजैक्शन की वजह से मेरा ओवरऑल कैश एंड बैंक बैलेंस ना गिरता है ना बढ़ता है। देखो अगर मैंने कैश बैंक में जमा किया तो कैश गिरेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बट कैश एंड बैंक मिला के तो उतना ही रहेगा ना। यस और नो? तो ये ऐसा ट्रांजैक्शन है जिससे ओवरऑल कैश एंड बैंक बैलेंस टुगेदर विल नॉट चेंज। ओके, व्हाट्स द एंट्री फॉर कैश विथड्रॉन फ्रॉम बिजनेस? उल्टा क्या करेंगे? कैश आएगा तो कैश को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, और बैंक से पैसा जाएगा, बैंक इज द गिवर ऑफ मनी, तो बैंक से ऐसा बोल सकते हैं, अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं, कैश में कलेक्शन दिखाएंगे और बैंक में पेमेंट दिखाएंगे। और कैश एंड बैंक में कलेक्शन पेमेंट का रूल क्या है? डेबिट कलेक्शन को करते हैं क्रेडिट, तो कैश में कलेक्शन डेबिट कर दिया, बैंक में पेमेंट क्रेडिट कर दिया। इज द आइडिया वेरी वेरी क्लियर? अगेन इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रा, क्योंकि दोनों इफेक्ट किधर आ गए? कैश और बैंक, दोनों इफेक्ट सेम कैश बुक के अंदर आ गए दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं जिनको हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। कुछ और चीजें मैं डिस्कस करना चाहूंगा जिसका हमारे कैश बुक में इंपैक्ट आता है, और ये वही चीजें हैं। अगेन दीज आर सर्टेन क्रिटिकल पॉइंट्स वेयर स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड। नाउ हम बैंक में 4 टाइप के अकाउंट खोलते हैं। कितने टाइप के? 4 टाइप के। कौन से 4 टाइप के अकाउंट खोलते हैं? वी ओपन करंट अकाउंट, वी ओपन सेविंग्स अकाउंट, एफडी अकाउंट, आरडी अकाउंट। Saving account is created for personal savings. Like I have Gurmukh Raghani account in different banks. That is my savings account. In fact,
आपके नॉलेज के लिए बता दूं, आप अपने नाम से करंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। मैंने अभी अपने पर्सनल नाम से करंट अकाउंट खोला है अलग बैंक में। क्यों खोला है? क्योंकि आई वांटेड टू हैव एन अ सेपरेट अकाउंट फॉर पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव लेक्चर्स कलेक्शन, टू सेग्रीगेट द कलेक्शन फ्रॉम पेन ड्राइव एंड ऑफलाइन लेक्चर्स। आई हैव ओपनड अ सेपरेट अकाउंट, और वो अकाउंट मेरे पर्सनल नाम से है, गुरमुख राघानी अकाउंट, लेकिन वो सेविंग्स अकाउंट नहीं है, करंट अकाउंट। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए करंट अकाउंट खोला जाता है। वो बिजनेस के नाम से भी हो सकता है, ओनर के नाम से भी हो सकता है। नॉर्मली करंट अकाउंट बिजनेस के नाम से होना चाहिए, बट आप चाहें तो कोई बिजनेसमैन कोई बिजनेस का नाम नहीं रखा हुआ है, तो क्या वो करंट अकाउंट नहीं खोल सकता? खोल सकता। होता है ना, कोई कोई ऐसा होता है, छोटे स्केल पे बिजनेस होता है, उसने बिजनेस को कुछ नाम नहीं दिया है, घर से ही बिजनेस करते हैं, कोई नाम नहीं दिया बिजनेस को, तो अपने नाम से भी करंट अकाउंट खोल सकते हैं। बट खाली आपको पता होना चाहिए कौन सा अकाउंट का पर्पस क्या है। और एफडी आरडी तो मैं बोलूंगा ये तो इन्वेस्टमेंट्स माने जाते हैं, इनको मैं क्या बोलूंगा? इन्वेस्टमेंट्स। एफडी में आप पैसा डालते हैं फॉर पर्टिकुलर टर्म, मे बी फ्यू मंथ्स, फ्यू ईयर्स, और आरडी में आपका मंथली पैसा जमा होता है। आरडी में मंथली फिक्स अमाउंट आप जमा करते हैं, और लेकिन विड्रॉ नहीं कर सकते जब चाहें, वो एक फिक्स टर्म के बाद ही विड्रॉ होता है। इट मे बी 6 months, इट मे बी 1 year, इट मे बी 2 years, अप टू यू वांट टू यूज। जितना ज्यादा आप थोड़ा इट्स स्मॉल अमाउंट अक्यूमुलेटेड इन इंस्टॉलमेंट्स, एंड यू विल गेट इट बैक आफ्टर अ पर्टिकुलर टर्म पीरियड। फाइन। मैंने आपको बताया था दिस में बी यूज्ड वेरी वेल फॉर प्लानिंग ऑफ आवर हॉलीडेज, प्लानिंग टू परचेज एनी मोबाइल, प्लानिंग टू परचेज एनी लैपटॉप। अगर मुझे 9 महीने के बाद लैपटॉप खरीदना है, तो मुझे पहले देखना है 9 महीने के बाद लैपटॉप कितने वाला खरीदना है। मुझे 9 महीने के बाद समझो लैपटॉप खरीदना है, कितने का चाहिए बताओ? 1 लाख का। ठीक है, अगर 1 लाख का आपको 9 महीने के बाद लैपटॉप चाहिए, तो आप क्या करो? 11,000 का आरडी अकाउंट खोल दो। कितने का? 11,000 का। आपके अकाउंट में से हर महीने 11,000 रुपए निकल के आरडी अकाउंट में जमा होते जाएंगे। तो 9 महीने में कितना जमा होगा? 99,000 प्लस इंटरेस्ट भी तो मिलेगा, तो लगभग 1 लाख जमा हो जाएगा। 9 महीने के बाद उसको विड्रॉ करो और फिर लैपटॉप ले लो। इजी है। ये तो मैंने आपने बड़ा बजट बता दिया, 1 लाख का लैपटॉप। छोटा बजट के लिए भी कर सकते हैं। यू वांट टू बाय मोबाइल ऑफ 30,000 रुपीज, टारगेट अगले 10 महीने में 3,000 हर महीने जमा करो, आरडी अकाउंट में ट्रांसफर करो। इट्स अ गुड वे ऑफ क्रिएटिंग प्लान्स फॉर फ्यूचर स्पेंडिंग। अच्छा, अब ध्यान देना, हम कई बार हमारा अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करते हैं। मैंने एक साइड किसको रखा है? हमारे करंट अकाउंट को रखा है, दूसरे साइड सेविंग एफडी आरडी को रखा है, क्योंकि सेविंग पर्सनल होता है, एफडी आरडी इन्वेस्टमेंट्स होता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए, जो हम कैश बुक में बैंक कॉलम बनाते हैं, वो कौन सा अकाउंट है? करंट है, सेविंग है, एफडी है, आरडी है। हम जो कैश बुक में बैंक कॉलम बनाते हैं, तो बैंक अकाउंट है, वो कौन सा बैंक अकाउंट है जो हम कैश बुक में यूज बनाते हैं? ये प्योरली एंड प्योरली बिजनेस ट्रांजैक्शंस बोला तो करंट अकाउंट है। तो याद रखना, हमारा जो बैंक कॉलम है वो करंट अकाउंट है। अच्छा, देयर आर 2 पॉसिबल ट्रांजैक्शंस। एक, पैसा करंट अकाउंट से सेविंग एफडी आरडी में जाता है, दूसरा पैसा सेविंग एफडी आरडी से करंट अकाउंट में आता है। अब आप इसको हमारे कैश बुक में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप कैश बुक में, अगर करंट अकाउंट में पैसा आता है, करंट अकाउंट में पैसा आता है, तो हम उसको बच्चों क्या मानेंगे? कलेक्शन मानेंगे। देखो, हमारा अकाउंट करंट अकाउंट है, तो सिंपल बात याद रखो, करंट अकाउंट में आया तो कलेक्शन, करंट अकाउंट से गया तो क्या मानेंगे उसको हम? पेमेंट।
एनी ऑब्जेक्शन, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट हमने जब रेगुलर बैच में किया था तो मैंने ये सब उस टाइम पे ड्रॉ किया था. आई टुक लॉट ऑफ टाइम टू ड्रॉ एंड एक्सप्लेन. नाउ वी आर एक्सप्लेनिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स रादर इन मोर डिटेल बट सेविंग लॉट ऑफ टाइम. ठीक है, ओके. अब दोस्तों यहां पे मेरा ट्रिपल कॉलम कैश बुक का जो कॉन्सेप्ट है मैंने खत्म कर दिया. अब हमारा अगला टारगेट है कि हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाएंगे. तो बना लें आज ही. डू वी हैव 20 मिनट्स? हाँ ठीक है ना, बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम लोग कमलेश सर को तब तक बोलेंगे चाय पिएंगे, तब तक हम बना लेंगे, कोई टेंशन नहीं है. आप जरा अगला मॉड्यूल का सम उठा लीजिए और एक प्यारा सा ट्रिपल कॉलम कैश बुक मेरा देखो बना के रखा हुआ है, मैंने बना के रखा हुआ है, आप बाकी बना लीजिए. कौन सा क्वेश्चन है मॉड्यूल का? 3. ये हम लोग सॉल्व करेंगे अभी. ठीक है, तो आप फॉर्मेट 2-3 मिनट में बना लीजिए. चलिए, तो फॉर्मेट हमारा बच्चों रेडी हो गया. लेट्स बिगिन. चलो, हमारा एक बार रीड करते हैं. सम को लिखा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन कैश बुक विद डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम्स. डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम्स मतलब सेकंड एंड थर्ड कॉलम. कैश कॉलम तो बाय डिफॉल्ट आएगा ही आएगा, मतलब इनडायरेक्टली क्या बोलना चाहता है वो, ट्रिपल कॉलम कैश बुक. उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने हाईलाइट करके रखी है, आपने अगर ध्यान दिया होगा. क्या हाईलाइट करके रखा है? चेक्स आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसिप्ट. मतलब हमारे को इरेस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ डिपॉजिट जब भी चेक आता है हम उसको पहले कैश रिसिप्ट मानते हैं, और अगर जमा करते हैं तो उसको कैश बैंक में जमा किया बोलते हैं. समझा कि नहीं? वही 2 एंट्रीज हम पास करेंगे जो अभी अभी ऊपर हमने सीखा. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड लेट्स वर्क इट आउट. सबसे पहले 1 Jan 2016 चंद्रिका कमेंसेस बिजनेस विथ कैश. कमेंसेस का मतलब है न्यू बिजनेस है ये. इसका मतलब है क्या नहीं होगा? ओपनिंग बैलेंसेस नहीं होने वाले हैं. तो ये आपका नया बिजनेस का कैपिटल आ रहा है. तो कौन से साइड आएगा बच्चों? कलेक्शन साइड. तो 2016 1 Jan ना, टू कैपिटल. कैश में 20,000. ठीक है. Then we have she na paid into current account. What is that? वो 20,000 में से 19,000 उसने बैंक में डाल दिया करंट अकाउंट में, तो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक. तो इसका ट्रांजैक्शन का मतलब है कैश डिपॉजिटेड इन बैंक. इसकी मीनिंग ये है. अच्छा, कैश बैंक में गया तो इसको आप कैसे एंट्री पास करें कि डायरेक्ट पोस्टिंग करना चाहते हैं, आपके ऊपर है. मैं आपको डायरेक्ट पोस्टिंग भी सिखाता हूं और एंट्री से पोस्टिंग भी सिखाता हूं. डायरेक्ट पोस्टिंग कैसे करेंगे? कैश बैंक में जमा किया तो बैंक से पैसा गया, सॉरी कैश में पैसा गया और बैंक में पैसा आया. कैश गया तो कैश में पेमेंट दिखाएंगे. हाँ, क्या डेट है? तो कैश में पैसा गया तो कैश में पेमेंट दिखाएंगे. क्या लिखेंगे? बाय बैंक. कैश में पेमेंट दिखाएंगे बाय बैंक, और बैंक में क्या दिखाएंगे? रिसिप्ट दिखाएंगे टू कैश. एंट्री साइड रखो. डायरेक्ट लॉजिकल पोस्टिंग. डायरेक्ट लॉजिकल पोस्टिंग बहुत आसान है. एक बात आप ध्यान करना, प्रोबेबली आपका इस बार अकाउंट्स का पेपर अच्छा गया होगा. डोंट टेक अकाउंट्स फॉर ग्रांटेड बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज इस बार पेपर कंपैरेटिवली इजी निकाला था. ठीक है ना?
अगले पेपर में आपको पता नहीं क्या होने वाला है। हो सकता है अगला पेपर में अकाउंट्स, अगले अटेम्प्ट में अकाउंट्स को डिफिकल्ट बना दे, मैथ्स को इजी बना दे। इसीलिए आप ऐसा मत सोचना जो आपका पेपर एक अटेम्प्ट में अच्छा गया तो अगले अटेम्प्ट में भी वही अच्छा जाएगा, क्योंकि अगले अटेम्प्ट में क्या होगा पता नहीं है। आपको पता है क्या बॉलर को अलाउड है बाउंसर, एक बाउंसर अलाउड है ओवर में, तो आपको क्या पता है कि फर्स्ट बॉल बाउंसर डालेगा कि सेकंड की थर्ड, पता है क्या आपको? नहीं, वो कोई भी एक बॉल बाउंसर डालेगा। तो एक ओवर में उसने फर्स्ट बॉल डाला तो दूसरे ओवर में थर्ड बॉल डालेगा, तीसरे ओवर में सेकंड बॉल डालेगा। तो अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट कौन सा पेपर को वो लोग थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे, लेवल को पता नहीं है। ठीक है ना। दूसरा, अगर डिफिकल्ट नहीं भी बनाया तो पेपर तो लेंदी होने वाला है। दिस वॉज द ओनली अटेम्प्ट वेयर द पेपर वॉज नॉट लेंदी, इट वॉज ऑल राइट, स्टूडेंट्स के लिए कंफर्टेबल पेपर था, बट दिस वॉज द ओनली अटेम्प्ट वेयर स्टूडेंट्स कुड से कि यार मैंने तो कंप्लीट कर दिया पेपर। अदरवाइज बाकी मोस्ट ऑफ द अटेम्प्ट्स में यू फाइंड स्टूडेंट्स नॉट एबल टू कंप्लीट मोर देन 80, 85, 90 मार्क्स पेपर। 10-15 छूटना तो नॉर्मल है। तो आपको यह बात सोच के चलना है कि अकाउंट्स का पेपर को लाइटली नहीं लेना है कि पिछले अटेम्प्ट में बहुत अच्छा गया था, अच्छे मार्क्स मिले थे, तो अभी भी वैसा होगा, अभी उससे बेटर मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आप उसको लाइटली लेके मत चलना। प्रोबेबली अगले अटेम्प्ट में अकाउंट्स में बाउंसर डाल सकता है। बी प्रिपेयर्ड फॉर द बाउंसर इन एवरी बॉल। हर सब्जेक्ट में बाउंसर के लिए तैयार रहो। लर्न हाउ टू प्ले बाउंसर इन एवरी सब्जेक्ट एंड क्रैक एंड क्लियर इवन इन बाउंसर। अंडरस्टूड? दैट काइंड ऑफ प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए। चलो एनीवेज आगे बढ़ता हूं मैं। बच्चों, हमारा अगला ट्रांजैक्शन, ही रिसीव्ड चेक फ्रॉम कीर्ति एंड कंपनी ऑन अकाउंट 600। अब जो चेक मिला उसको हम पहले क्या मिला बोलेंगे? कैश मिला। तो अगर मैं इसकी 2 एंट्रीज पास करना चाहूं, एक नहीं, कितनी एंट्री होगी? 2। अच्छा, इसने ना वो चेक 7 तारीख को जमा किया है, 4 तारीख को मिला है, 7 तारीख को जमा किया है। तो आप मुझे बता सकते हैं 4 तारीख को हम क्या करेंगे? डायरेक्ट पोस्टिंग करता हूं। ऐसा सोचेंगे कीर्ति ने हमें कैश दिया है, 600 रुपए का नोट दिया है, 600 रुपए का नोट दिया है, तो 4th ऑफ जैन को हम बोलेंगे टू कीर्ति एंड कंपनी, 600 का कैश दिया है उसने। अच्छा, एक और चीज मैं लिखना भूल गया, 19,000 के साथ कॉन्ट्रा सीसी लिखना पड़ता है लेजर फोलियो में। लेजर फोलियो में क्यों लिखते हैं सी? क्योंकि इसका किधर लेजर पोस्टिंग होता ही नहीं है, क्योंकि दोनों इफेक्ट कैश बुक में आ गए तो तीसरा इफेक्ट तो होता नहीं है ना, तो इसका कोई लेजर फोलियो नहीं आता है, क्योंकि लेजर पोस्टिंग नहीं होता है किसी। देखो, ये देखो, अगर आप पहला ट्रांजैक्शन की बात करेंगे तो उसका सेकंड इफेक्ट कैपिटल अकाउंट में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो कैपिटल का लेजर फोलियो नंबर लिखेंगे। अब आप इस कीर्ति एंड कंपनी की बात करो, इसका सेकंड इफेक्ट कीर्ति एंड कंपनी में जाएगा, तो कीर्ति एंड कंपनी का लेजर फोलियो लिखेंगे। बट जो कॉन्ट्रा एंट्री होती है उसका दोनों इफेक्ट कैश बुक में आ गया, तो उसका किधर लेजर पोस्टिंग तो होगा नहीं, इसलिए कोई लेजर फोलियो नंबर नहीं लिखना है, तो उधर सीसी लिख देते हैं। भाई इसी बुक में दोनों इफेक्ट्स आ गए। समझा कि नहीं? दिस इज व्हाट लॉजिक ऑफ राइटिंग सी एंड लॉजिक ऑफ राइटिंग सी इन लेजर फोलियो कॉलम। फाइन। अच्छा, कीर्ति एंड कंपनी का इस चेक को हम लोगों ने जमा कर दिया। कभी जमा कर दिया? 7th को। तो हमने क्या मानना पड़ेगा? हमने क्या जमा किया है? बैंक में कैश जमा किया है। और बैंक में कैश जमा करने का कॉन्ट्रा एंट्री तो आपको आता है। बैंक में कैश जमा किया तो कैश जाएगा तो कैश में पेमेंट दिखाएंगे, बैंक में पैसा आएगा तो बैंक में कलेक्शन दिखाएंगे। तो कैश जा रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है, तो कैश में पेमेंट दिखा देता हूं। भाई क्या लिखूंगा? किधर गया पैसा? बैंक 600। और कहां से आया पैसा? कैश 600। और यहां पे फिर से क्या लिख देंगे बच्चों? सी सी।
मैं ना बिना एंट्रीज के पोस्टिंग कर रहा हूं, आपको पेपर में ये टाइम बचाएगा. हाउ टू डू द पोस्टिंग्स विदाउट थिंकिंग ऑफ जर्नल एंट्री यूजिंग लॉजिक्स कि कौन से साइड क्या आएगा. आई होप सो. वेरी वेरी क्लियर. पक्का. अभी आपके जो अकाउंट्स में मार्क्स आए हैं, अभी आपके जो अकाउंट्स में मार्क्स अभी अटेम्प्ट में आए हैं, भले पेपर इजी था, अगले अटेम्प्ट में मिनिमम 20% मार्क्स इंक्रीज हुए तो ही आपका ये बैच का बेनिफिट है. तो आपने बैच का बेनिफिट उठाया है तो ही मेरा मेहनत, आपका मेहनत का रिजल्ट आ रहा है. तो आपका मिनिमम 20% से 25% मार्क्स क्या होने चाहिए, बढ़ने चाहिए. और अगर आपने अकाउंट्स में 20 से 25% मार्क्स बढ़ा दिए तो आपका एग्रीगेट पकड़ में आ जाएगा. समझा कि नहीं. आपका एग्रीगेट आपके हाथ में आ जाएगा. किसी सब्जेक्ट ने आपको 40 पे गिरा दिया, टफ आ गया, लेकिन अकाउंट्स में आपने 70-80 ले लिया तो एवरेज हो गया ना. समझा कि नहीं. तो अकाउंट्स का सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट्स को संभाल सकता है. 2 सब्जेक्ट में भी 40 लिया, लेकिन अकाउंट्स में 70 ले लिया, 75 ले लिया, 80 ले लिया, तो 30 मार्क्स 25 मार्क्स एक्स्ट्रा है. 2 सब्जेक्ट के 10-10 मार्क्स जो शॉर्ट है उसको कवर कर लेता है. समझा कि नहीं. तो टारगेट अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स फॉर हाई मार्क्स. चलो अगला पॉइंट करते हैं बच्चों. ही पेस रतन एंड कंपनी बाय चेक एंड अलाउड डिस्काउंट ऑफ 20 इज अलाउड. तो ये पेमेंट है और डिस्काउंट मिला है अपने को. बहुत आसान है. सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने जो पेमेंट किया, कैश पे किया कि चेक पे किया. देखो ना, आपने क्या पे किया, चेक पे किया. चेक पे करने का मतलब है ये ट्रांजैक्शन बैंक ट्रांजैक्शन होगा, तो ये कौन से कॉलम में आएगा, बैंक कॉलम में आएगा. पेमेंट बैंक पेमेंट है. देखो आपको पढ़ने के बाद ना 2 चीजें आपको अपने आप को बतानी है. कैश है कि बैंक है, कलेक्शन है कि पेमेंट है. कैश है कि बैंक है, कलेक्शन है कि पेमेंट है. ये बैंक है और पेमेंट है. तो बैंक पेमेंट क्रेडिट साइड आएगा. किसको दिया पैसा, बाय कौन, रतन एंड कंपनी. कितना दिया, 3, लेकिन हमें कुछ डिस्काउंट भी मिला उससे. इज अलाउड मतलब उसने हमें अलाउ किया. यस और नो. तो डिस्काउंट रिसीव्ड माना जाएगा, क्योंकि पेमेंट के साथ डिस्काउंट मिलता है, कलेक्शन के साथ हम डिस्काउंट देते हैं. ये बात आप ध्यान में रखेंगे. ओके, ऑल डन. त्रिपाठी एंड कंपनी पेज इनटू हिज बैंक अकाउंट. त्रिपाठी एंड कंपनी कौन है, हमारा डेटर है. उसने हमारे बैंक में डायरेक्टली पैसा जमा कर दिया. तो क्या करेंगे, मेरे को आप क्या सवाल, आपको क्या आंसर निकालना है, कलेक्शन है कि पेमेंट है, कैश है कि बैंक है. देखो आप सवाल के जवाब दो अपने आप को. आप सवाल पूछो अपने आप से, कलेक्शन है कि पेमेंट है. त्रिपाठी एंड कंपनी पेज इनटू हिज की जगह इट शुड बी चंद्रिका बोले तो हर बैंक अकाउंट. मतलब चंद्रिका के बैंक में त्रिपाठी ने पैसा डाला. यस और नो. तो ये क्या है, कलेक्शन है. अच्छा, बैंक में पैसा डाला डायरेक्ट, तो बैंक कलेक्शन है. चेक वेक नहीं डाला, सीधा बैंक में पैसा डाल दिया उसने. ओके, तो इसको हम क्या दिखाएंगे, कलेक्शन दिखाएंगे. लेकिन कौन सा कलेक्शन, बैंक कलेक्शन. कोई भी ट्रांजैक्शन गोल गोल घुमा रहा है, आप उसको ना क्लासिफाई करो. पहले पैसा आ रहा है कि जा रहा है, फिर कैश की बैंक. आपको आंसर मिलता जाएगा. इजीएस्ट है, कुछ भी दम नहीं है. अच्छा, कौन सी डेट को ऐसा हुआ बच्चों, 12 तारीख को 475 का कलेक्शन आया. 12 जैन को टू क्या लिखूं बच्चों, त्रिपाठी 475 बैंक कॉलम में लिखूं. डायरेक्ट डिपॉजिट है ये, इसको बोलते हैं हम बीआरएस की लैंग्वेज में डायरेक्ट डिपॉजिट. बहुत आसान हो गया. चलो, हाँ, ही रिसीव्स चेक फ्रॉम वार्शी एंड अलाउज हिम डिस्काउंट ऑफ 35. चेक मिला मतलब ये बैंक है.
रिसीव्ड मतलब कलेक्शन। अब क्या करेंगे, आप अगर पूरा प्रॉब्लम पढ़ेंगे, ये जो 15 तारीख का चेक मिला है बैंक में कभी जमा किया 25, इनफैक्ट 20 तारीख को भी चेक मिला है, वो भी 25 को जमा किया। और हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, रूल क्या है, हमको जब भी चेक मिलता है तो हम उसको क्या मानते हैं, कैश कलेक्शन मानते हैं। तो 15 को 20 को कैश कलेक्शन माना जाएगा। तो पहले 15 का कर लेते हैं। किससे मिला अपने को, वार्षी, लेकिन हमने उसको डिस्काउंट भी दिया, तो हम इसको 15 जैन में क्या रिकॉर्ड करेंगे बच्चों, कलेक्शन रिकॉर्ड करेंगे टू वार्षी। कितना कलेक्शन था, 450 का चेक दिया उसने और हमने उसको 35 का डिस्काउंट दिया। एनी ऑब्जेक्शन? इसको बैंक में जमा करने का एंट्री 25 तारीख को करेंगे, उसके बीच की पहले एंट्रीज खत्म करें। यस, तो चेक मिलने को हम क्या बोलते हैं, कैश मिला। ऑल राइट, ऑल राइट, बहुत ही सिंपल, सुपर सिंपल। ही रिसीव्ड कैश 75, चेक 100 फॉर कैश सेल्स। कैश सेल हुआ, उसमें चेक भी मिला, कैश भी मिला, लेकिन जो चेक मिला हम उसको भी क्या मानेंगे, कैश मिला। तो कितना कैश मिला मानेंगे, 75 प्लस 100, 175 क्या मिला हमको, कैश मिला। तो बच्चों हम 20 जैन को इसकी हम एंट्री करेंगे। टू क्या लिखूं, सेल किया ना बच्चों हमने, तो सेल्स लिखेंगे। कितना अमाउंट, 175, दैट इंक्लूड्स चेक ऑफ 100 रुपीज। लेकिन उसको हम पहले क्या मानते हैं, कैश मानते हैं। अब 25 जैन को क्या कर रहे हैं, हम दोनों चेक कैश बैंक में जमा कर रहे हैं। दोनों चेक मतलब एक चेक कितने का, वार्षिक का 450 का प्लस 100 का कैश सेल्स वाला, तो कितने का चेक बैंक में जमा करेंगे, 550 का। तो हम क्या सोचेंगे कि 550 का नोट बैंक में जमा किया। 2 नोट बैंक में जमा किए, एक नोट 450 का था, एक नोट 100 रुपए का था। तो चेक बैंक में जमा करने का एंट्री क्या होगा, कैश बैंक में जमा करना। ठीक है, तो कॉन्ट्रा लिखेंगे और कॉन्ट्रा कैश बैंक में जमा किया, तो क्या करेंगे, कैश गया तो कैश में पेमेंट दिखाएंगे, बैंक में पैसा आया, चेक आया, तो बैंक में कलेक्शन दिखाएंगे। तो कैश में पेमेंट दिखाओ 25 जैन को। इसको मैं कलर चेंज करके लिखता हूं तो आपको इजी होगा कनेक्ट करना। बाय बैंक, बैंक में हमने 550 जमा किया, 450 प्लस 100, जस्ट ब्रैकेट में ब्रेकअप दे रहा हूं। अच्छा, ओके, तो मतलब क्या, नहीं और भी चेक्स होंगे ऐसा नहीं। एक चेक 450 का, देखो ध्यान देना, ये आपका 450 का क्या है, चेक। 100 का क्या है, चेक। 550 हो गए, बाकी कितना बचा, 450 कैश जमा किया। बाकी चेक है, कहां से आए बाकी चेक, चेक तो 2 ही है ना, तो 550 के चेक, तो बाकी जो जमा किया होगा वो क्या जमा किया होगा, कैश। एनीवे, आपने बैंक में चेक जमा किया और बैंक में कैश जमा किया, एंट्री सेम होगा, बिकॉज हम चेक को कैश क्या मान रहे हैं, कैश मान रहे हैं। यस और नो? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमने बैंक में 1000 रुपए का डिपॉजिट किया, दैट 1000 रुपीज डिपॉजिट इंक्लूड्स 2 चेक्स प्लस 1 कैश। सो इफ यू वांट टू गिव ब्रेकअप, आप बोल सकते हैं कि सर
इसका ब्रेकअप अगर हम देना चाहते हैं तो हम बोल सकते हैं कि 450, 100, 450, ये है चेक, ये है चेक, ये है कैश। तो हम इसमें बैंक में 1000 रुपया जमा कर रहे हैं, पेमेंट साइड लिख रहे हैं, कैश में 1000 क्रेडिट हो गया, तो बैंक में 1000 क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू कैश। बहुत बढ़िया। एनी ऑब्जेक्शन? नो ऑब्जेक्शन। बहुत इजी है, लेकिन अच्छा पॉइंट से समझने के लिए ध्यान देना पड़ेगा, अमाउंट का भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। अच्छा, हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, मतलब लेजर फोलियो कॉलम में कॉन्ट्रा सी और सी लिखेंगे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमने ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और हमें बाकी बचे 2 छोटे छोटे ट्रांजेक्शन। सो वी आर वेरी मच ऑन टारगेट। इसके बाद खाली बचेगा पेटी कैश बुक, और आपको अभी प्रैक्टिस करनी है। आपके लिए बेस्ट मेथड क्या है, जिस दिन जो टॉपिक सिखा रहा हूं वो टॉपिक घर में मॉड्यूल आरटीपी एमटीपी प्रैक्टिस करके खत्म करते जाओ। तो जैसे ही चैप्टर 2 पूरा खत्म हो जाएगा तो चैप्टर 2 का पूरे का टेस्ट लेंगे हम, ठीक है ना। जैसे चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा, आप 2 दिन और लेना, और यहां पे हम चैप्टर 2 का पूरा टेस्ट लेंगे, उसमें जितने भी यूनिट है एक साथ, ठीक है ना। ऐसा 2-2 चैप्टर का हम करके यहाँ पे टेस्ट भी लेते रहेंगे आपका। आप प्रिपेयर भी करो, प्रैक्टिस भी करो, और अकाउंट्स को मजबूत करते रहो। अच्छा, आगे बढ़ेंगे बच्चों। हमारा अगला ट्रांजेक्शन है बच्चों, ही पेज बाय चेक फॉर कैश परचेज 275। 275 रुपीज पे किया कैश परचेज के लिए। पेमेंट है, लेकिन चेक पेमेंट है, मतलब बैंक से जाएगा। 275 बैंक पेमेंट। चलो हमारा नॉर्मल कलर में आ जाओ भाई। हाँ, Jan 27 बाय क्या लिखूं, परचेज, और बैंक कॉलम में कितना लिखूं, 270। आखिरी ट्रांजेक्शन 30 Jan को ही पेज सन्ड्री एक्सपेंस इन कैश 50। चलो बाय सन्ड्री एक्सपेंस कैश में 50 रुपया पे किया, और यहां पे हमारे ट्रांजेक्शंस कंप्लीट। अब क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। बैलेंस कैरिड डाउन कौन सी डेट को, 31 Jan को बैलेंस कैरिड डाउन। आप बताने वाले हैं। कैश का बैलेंस कितना है, बैंक का बैलेंस कितना है। अच्छा, डिस्काउंट कॉलम तो टोटल करेंगे, और डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में जाएगा, क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में जाएगा। बट बाकी कैश कॉलम और बैंक कॉलम को बैलेंस करना पड़ेगा। क्लोजिंग कैश एंड क्लोजिंग बैंक बैलेंस आएगा। आप बता सकते हैं व्हाट इज द क्लोजिंग कैश बैलेंस कमिंग, 5725, और क्लोजिंग बैंक बैलेंस दैट इज कमिंग इज बोलो बोलो। हाँ, 20,470। देखो आ रहा है क्या, कंफर्म करो, मॉड्यूल से चेक करो, इज इट ऑल राइट। सो ये हमारा यहां पे ट्रिपल कॉलम कैश बुक का एक बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा सम कंप्लीट किया हमने आज एक ही लेक्चर में। 1.25 घंटे के एक ही लेक्चर में सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, कॉन्सेप्ट्स और प्रॉब्लम्स एक एक सॉल्व कर दिया।
आई होप सो गेटिंग वेरी इजीली क्लियर। यस, तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में लेक्चर नंबर 7 में हम कैश बुक का रिमेनिंग पोर्शन कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद उसी लेक्चर की कंटिन्यूटी में हम अगला टॉपिक चालू कर देंगे। ठीक है ना। अब हम एक लेक्चर में कभी कभी दो टॉपिक भी कंटिन्यू करेंगे एज एंड व्हेन वी फिनिश वन टॉपिक। चलो टाटा बाय बाय, कीप वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा लेक्चर तो लाइक पक्का कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल टू गेट मोर एंड मोर लेक्चर्स।